जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में यूर मोस्ट वेलकम। हम हिंदी ग्रामर का जो एक टॉपिक था वर्ण विचार, एक जो हिंदी व्याकरण की जो शाखा है वर्ण विचार, उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसके दो पार्ट हमने पहले पढ़ लिए हैं। पहले पार्ट में तो हमने वर्ण विचार का परिचय, वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं और वर्णमाला को किन किन आधारों पर बांटा गया था, ये कुल हमने देख लिया था। उसके सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि जो वर्णमाला को उच्चारण की स्वतंत्रता के आधार पर दो भागों में बांटा गया, एक स्वर दूसरा व्यंजन। पहले स्वर आता है, इसलिए हमने स्वर में आने वाले जितने भी फैक्ट होते हैं, जितने भी चीज हमें जो जानने होते हैं, उसका हमने अध्ययन उसके दूसरे वर्ण विचार के दूसरे पार्ट में कर लिया था। अब ये तीसरा और अंतिम पाठ है, जिसमें हमें व्यंजन का अध्ययन करना है कि व्यंजन कौन कौन से होते हैं और फिर से उसमें उसको कितने आधार पे बांटा गया है। इन सब का अध्ययन हम वर्ण विचार के जो वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। तो हम स्वर के अंतर्गत क से लेकर और अंक के बाद जो दो उच्छिष्ट वर्ण आते हैं, र, ड और अण, इन सबका अध्ययन हम व्यंजन के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। जब हमने स्वर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि स्वर वैसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, अर्थात उनके उच्चारण में अन्य किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो व्यंजन होता है उसके उच्चारण में हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका डिफिनेशन हम इस प्रकार दे सकते हैं, वह वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की आवश्यकता होती है, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कहलाते हैं। इसका एक और डिफिनेशन हम ऐसे भी दे सकते हैं कि वह वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों का उपयोग होता है, स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल में जैसे हम देख सकते हैं, क, ख, ट, च से लेकर मतलब यहाँ अंग तक देख सकते हैं। हम देखते हैं कि जब क का उच्चारण करते हैं तो क के साथ अ भी आ रहा है। पहले का उच्चारण हो रहा है, फिर लास्ट में अ आ रहा है, अर्थात इनके उच्चारण में हमें अ स्वर की आवश्यकता पड़ रही है। इसलिए जो क से लेकर ज्ञ के बाद जो स्र और विशेष वर्ण होते हैं, उनको व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि जब भी हम उनका उच्चारण करते हैं तो उसमें हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब हम देखते हैं कि जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। ऐसे कहा जाए कि कुल व्यंजन, जो कुल व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं, सॉरी 39, 39। कुल व्यंजन की संख्या 39 होती है। लेकिन वही पूछा जाए कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, तो मूल व्यंजन की जो संख्या होती है वो 33 होती है। मूल व्यंजन 33 होता है, लेकिन कुल कुल व्यंजन 39 होता है, 39 होता है। क्योंकि और ऐसे अगर हम पूछे कि एग्जाम में कि मूल व्यंजन की संख्या होती है कितनी होती है, तो हम 33 बता सकते हैं। कुल पूछे तो 39 बता सकते हैं। लेकिन कभी कभी प्रश्न में ऐसे ही भी उठाता है कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो हम जब सिर्फ व्यंजन की संख्या पूछे उस समय भी हम 33 बताएंगे। क्योंकि जैसे स्वर में सिर्फ इतना पूछे कि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो हम 11 पूछे, लेकिन ये 11 बताएंगे। लेकिन ये हमें इंडिकेट करके पूछे कि कुल स्वर की संख्या कितनी होती है, तो हम 13 बताएंगे। कुल व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो हम 39 बताएंगे। जो मूल व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजन के अंतर्गत क से लेकर और ह तक, अर्थात क ख ग घ अंग च छ ज ञ ट ठ ड ढ अ ण त थ द ध न प फ ब म य र ल व त ला वी स मूर्धन्य स दंड स ह। ये ह तक के क से लेकर ह के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं वो मूल व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, क से लेकर ह तक। लेकिन जो हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि संयुक्ताक्षर,
जो संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, उनकी संख्या 4 होती है, जो छ, त्र, ज्ञ, स्र है। आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण जुड़ के छ बनते हैं, कौन कौन से वर्ण जुड़ के त्र, कौन से वर्ण जुड़कर क्या बनता है, इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन ऐसे हम जानते हैं यहाँ पे कि जो संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं, उनकी संख्या 4 होती है। वही उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण कहें या विशेष वर्ण कहें या गौण वर्ण कहें, इनकी संख्या 2 होती है। और ये जो 2 है वो ड और ढ, अर्थात उनके नीचे एक बिंदी लग जाती है, तो एक अलग वर्ण का निर्माण करते हैं। इसलिए इनको 3 नामों से जाना जाता है। इनको उत्क्षिप्त वर्ण भी कहते हैं, विशेष वर्ण भी कहते हैं और गौण वर्ण भी कहते हैं। तो जो कुल व्यंजन होते हैं उसमें 33 तो मूल व्यंजन आ गए, 4 संयुक्ताक्षर हो गए और 2 विशेष वर्ण हो गए, और ये जो कुल मिलके बनते हैं वो 39 हो जाते हैं। इस तरह से ये हमारी व्यंजन की संख्या हो गई। अब हम देखते हैं कि व्यंजन के प्रकार कौन कौन से और कितने हैं। जो व्यंजन है वो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। जो मूल व्यंजन उनको 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है उष्म व्यंजन। ये व्यंजन के 3 प्रकार हैं, 3 भाग हो गए, तुमको 3 प्रकार में, अर्थात व्यंजन के जो भी जितने भी व्यंजन उनको 3 तरीके से बांटा गया है। जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन अर्थात उसमें वह व्यंजन जिसके उच्चारण में जब हम उच्चारण करते हैं तो स्पर्श से निकल के आता है, अर्थात जिह्वा का स्पर्श उच्चारण स्थान के विभिन्न क्षेत्रों पे स्पर्श होता है, और स्पर्श के बाद जो व्यंजन निकल के आते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और इसकी जो संख्या है वो 25 है, इसकी संख्या 25 है। और ये जो होते हैं वो क से लेकर म तक होते हैं, क से म तक 25, अर्थात क ग च छ ज ञ ट ठ ड ढ त थ न प प म। ये देख रहे हैं कि ये 25 हो रहा है। और ये जो क से लेकर म तक जितने भी व्यंजन है उन सबको स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है, जिनकी संख्या 25 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो होती है वो 4 है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। और ये इसमें आने वाले जो 4 हैं वो है य, र, ल और व। ये जो 4 है वो अंतस्थ व्यंजन है। और उष्म व्यंजन की संख्या भी 4 है, तीनों तीनों छ, स, तीनों स, स और स, और चौथा ह। देखते हैं कि जब हम तीनों स और ह का उच्चारण करते हैं तो उष्मा हमारे मुख से उष्मा निकलती है। जैसे अगर हम स का उच्चारण करें, अपने मुंह के आगे हाथ लगा ले, स, और स का उच्चारण करें तो एक उष्मा निकल रही है हमारे मुख से। तीनों स के उच्चारण में ह का भी उच्चारण करें तो हमारे मुख से उष्मा निकल रही है। इस तरह इसको उष्म व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण करते समय उष्मा बाहर निकलती है। इस तरह से व्यंजन को 3 भागों में, व्यंजन के 3 भागों में बांटा गया। व्यंजन के 3 प्रकार हैं, परंतु इसके कुल व्यंजन में हम जब देख रहे हैं तो इसके अलावा भी व्यंजन में 2 चीज जो आता है, जिसको हमने अभी देखा था, एक संयुक्ताक्षर, दूसरा था विशेष वर्ण, जिनके बारे में ये सब जानने के बाद उनके बारे में हम डिटेल से लास्ट में। अब हमने पढ़ा था कि वर्णमाला को और 2 आधारों पर बांटा गया था, एक नाद में झनकार उत्पन्न होने के आधार पर और दूसरा था वायु निकलने के आधार पे। तो अब हम इन वर्णों को उस अकॉर्डिंग भी बांट के देखेंगे, प्लस इसका उच्चारण स्थान देखेंगे कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। जो स्पर्श व्यंजन है उनको 5 ग्रुपों में बांट दिया गया है। पहला जो ग्रुप है वो है क वर्ण, क वर्ण, अर्थात जो 5 वर्गों में बांटा गया। पहला है क वर्ग, वर्ण नहीं क वर्ग,
क वर्ग के अंतर्गत जो क के बाद से पांच क ख ग घ अंग, ये पांच क वर्ग में आते हैं। दूसरा है ख वर्ग, तीसरा है ग वर्ग, चौथा है त वर्ग और चौथा है प वर्ग। इस तरह से स्पर्श व्यंजनों को पांच वर्गों में बांटा गया है। और उनके पहला जो जब हम एक के साथ पांच पांच एक साथ रहते हैं और उनका जो पहला व्यंजन है उसी के आधार पर उनका नामकरण भी कर दिया गया है। अर्थात क ख ग घ ये पांच है और इन पांचों को क वर्ग में रखा गया है। ये पांचों जो है वो क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन के जो पहला वर्ग है वो क वर्ग है, इसलिए सबसे पहले हम क वर्ग का ही अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो इसका जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान, वो इन पांचों का उच्चारण स्थान सेम ही है। अर्थात क ख ग घ अंग, इन पांचों का जब हम उच्चारण करेंगे तो ये पांचों वर्ण जो हैं वो हमारे कंठ से निकलते हैं। ये जो पांचों का उच्चारण जो होता है वो हमारे कंठ द्वारा होता है। अब हमने देखा था कि वर्णमाला को हम और नाद के आधार पे, और दूसरा था कि नाद में ध्वनि में झनकार उत्पन्न के आधार पे, और दूसरा वायु के उत्सर्जन के आधार पे भी वर्णों को हमने बांटा था। तो जो इसमें होते हैं ना, वो जो पहले हम देखते हैं वायु उत्सर्जन के आधार पे कौन कौन से वर्ण। वायु उत्सर्जन के आधार पे हम देखे थे कि वायु उत्सर्जन के आधार पे वर्णों को दो भागों में बांटा गया था। पहला था अल्प प्राण, दूसरा था महाप्राण। तो जो अल्प अल्प प्राण होते हैं, इसमें जो हमने देखा कि पूरे व्यंजन स्पर्श व्यंजन को पांच वर्गों में बांटा गया है। और इन पांचों वर्ग का जो पहला तीसरा और पांचवा, पांचों व्यंजन के जो पहला तीसरा और पांचवा जो व्यंजन है, जैसे ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये तीनों अल्प प्राण होते हैं। ये तीनों जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, पहला तीसरा और पांचवा। वही जो दूसरा और चौथा होते हैं वो महाप्राण है। ये एक मतलब पहचानने का ट्रिक है। वैसे भी हम अगर उच्चारण करके देखते हैं तो क इसमें कम वायु निकल रही है, लेकिन वही हम कह रहे हैं ख इसमें अधिक वायु निकल रही है, ग कम वायु, घ अधिक वायु निकली, अंग कम वायु निकली। तो इस तरह से ये जो हम देख रहे हैं कि एक में कम वायु निकल रही है, एक में अधिक वायु निकल रही है। बस इसी को आसानी से हमें याद रह जाए, इसके लिए जो पहला तीसरा और पांचवा ऐसे करके उसको एक कैटेगरी में बांट दिया गया है, ताकि हमें ये समझने में और याद करने में आसानी हो। इस तरह से जो क है, ग है और अंग, ये सभी वर्गों में ऐसे ही है। क वर्ग का भी पहला तीसरा पांचवा जो वर्ण होगा वो अल्प प्राण होगा। ख वर्ग का भी पहला तीसरा पांचवा जो होगा वो अल्प प्राण होगा। ग में च वर्ग में भी ऐसे ही, ट वर्ग में भी ऐसे ही, त वर्ग में ऐसे ही, और म वर्ग में प वर्ग में भी ऐसे ही। अर्थात पांचों वर्ग में पहला तीसरा और पांचवा जो भी व्यंजन क्रम से सजाए जाने पर पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे और पांचवें नंबर पे जो भी व्यंजन आएंगे वो अल्प प्राण होंगे, और जो दूसरे और चौथे नंबर पे आएंगे वो महाप्राण होंगे। अब दूसरा हमने देखा था कि ध्वनि में नाद उत्पन्न होने के आधार पे, ध्वनि में नाद उत्पन्न के आधार पे भी हमने देखा था कि वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया था। पहला था घोष या सघोष, मतलब घोष घोष कह लो उसमें भी झनकार उत्पन्न हो सके। अब एक है घोष अर्थात झनकार उत्पन्न हो रहा है, और सघोष उसमें भी झनकार उत्पन्न, तो मतलब घोष जो वर्ण होते हैं उनको दो नामों से जाना जाता है, उसको सघोष कहिए या घोष कहिए। लेकिन वहीं पे जो दूसरा है वो अघोष, अर्थात उसमें घोष नहीं है, उसमें कोई झनकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो जो घोष वर्ण होते हैं ना, वो ये जो तीन होते हैं, लास्ट के जो तीन वर्ण होते हैं वो सघोष वर्ण होते हैं, क्योंकि जब हम लास्ट के तीसरा चौथा और पांचवा ये सघोष व्यंजन है,
और जो दूसरा पहला और दूसरा है ये अघोष है। पहला और दूसरा है जो अघोष है। हम उच्चारण करते हैं तो क का उच्चारण करें क, आसानी से हो गया। ख आसानी से हो गया। इसमें कोई विशेष झनकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। लेकिन वही हम कहते हैं ग, ग जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर एक नाद उत्पन्न हो रहा है, हमारी ध्वनि में एक झनकार उत्पन्न हो रहा है। इस तरह से ग, घ, अंग, इन तीनों में देखना है कि नाद उत्पन्न हो रहा है, एक झनकार उत्पन्न हो रहा है। तीसरे आधार पे ये जो ये तीन वर्ण होते हैं ग, घ, अंग, ये जो है सघोष वर्ण है। और पहला जो दूसरा क और ख है वो अघोष वर्ण है। ऐसे हम अलग अलग याद करें तो एक याद करने में हो सकता है कि क्रम इधर उधर हो जाए, या फिर जैसे कभी कभी हम अगर भूल जाए तो ख को कह दें कि ये सघोष वर्ण है। इस तरह इसको भी याद रखने के लिए एक एक ट्रिक अपना लिया गया कि मतलब वैसे भी ये लाइन से ही है। जब किसी भी वर्ग में हमने देखा है कि स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है, तो 5 वर्ग, पांचों वर्गों का जो पहला और दूसरा वर्ण होगा, ये पहला वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण जो होगा वो अघोष होंगे, अर्थात इसमें ध्वनि नाद उत्पन्न नहीं होगा, ध्वनि में झनकार उत्पन्न नहीं होगा। और तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होंगे वो सघोष वर्ण होंगे। इस तरह से ऐसे ट्रिक से हम नंबर भी ज्ञात कर सकते हैं और हम आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन कौन से वर्ण होंगे जो अल्पप्राण होंगे, कौन महाप्राण होंगे, कौन सघोष होगा, कौन अघोष होगा। आसानी से अगर हमसे कोई भी पूछे कि बताइए ख अल्पप्राण है कि महाप्राण, हम आसानी से याद किए हुए हैं। जो दूसरा किसी भी जब कोई क वर्ग स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों को जब लाइन से लिखा जाएगा, एक क्रम से लिखा जाएगा, जो क्रम है क, ख, ग, घ, अंग, तो इस क्रम से जब लिखा जाएगा तो उसका जो दूसरा वर्ण होगा और चौथा वर्ण होगा वो महाप्राण होंगे। इस तरह से हम आसानी से कह सकते हैं कि ख जो है वो दूसरा वर्ण है, अर्थात ख महाप्राण वर्ण है। इस तरह से इन सबको याद रखने के लिए एक ट्रिक लाया गया कि जिसमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होते हैं वो अल्पप्राण होते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। वही ध्वनि में झनकार या नाद उत्पन्न होने के आधार पे भी जो वर्णों को दो भागों में बांटा गया। स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग में, सिर्फ स्पर्श व्यंजन में ही लागू होगा। स्पर्श व्यंजन के पांचों जो वर्ग हुआ उस वर्ग के जो पहला और दूसरा वर्ण होंगे वो अघोष होंगे, बाकी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होंगे वो सघोष होंगे। और इन पांचों का जो उच्चारण स्थान है वो क है, सॉरी कंठ है। इन पांचों का उच्चारण स्थान कंठ है। इस तरह से हमने क वर्ग में इसके उच्चारण स्थान में देख लिया और कौन अल्पप्राण है कौन महाप्राण है हमने ये भी देख लिया। अब हम आगे देखते हैं कि च वर्ग में च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। अब ये दूसरा वर्ग है वो च वर्ग है। ठीक इसी तरह सिर्फ इसका उच्चारण स्थान अलग होगा। च वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है, अर्थात इन पांचों का उच्चारण स्थान च, छ, ज, झ, इन पांचों को हम जब उच्चारण करते हैं तो हमारे तालु से आवाज निकलता है। और इसमें भी जो अल्पप्राण और महाप्राण सेम ही होंगे। इसमें भी च, ज और ये अल्पप्राण होगा और छ और झ ये महाप्राण होगा। और ठीक वैसे ही जो सघोष वर्ण होंगे वो अघोष वर्ण च और छ होगा और सघोष वर्ण ज, झ, इ होगा। अब हम अगला वर्ग देखते हैं। अब जो अगला है वो ट वर्ग है, तीसरा वर्ग है वो ट वर्ग है। इसमें भी सिर्फ ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो मूर्धा हो जाएगा। और इसमें भी अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष वर्ण, अघोष वर्ण की जो संख्या, जो नंबर होगा, क्रम होगा वही रहेगा। इसमें भी ट, ड और अण ये अल्पप्राण होंगे, ठ और ढ ये महाप्राण होंगे। वैसे ही जो पहला और दूसरा होगा अर्थात ट और ठ होगा ये अघोष वर्ण होगा और ड, ढ, अण ये सघोष वर्ण होगा। ये चौथा वर्ग त वर्ग है। इसमें भी सब सेम ही रहेगा, बस इसका जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हमारा दंत हो जाएगा, अर्थात हमारी जीवा जब दंत के ऊपर वाले ये से टकरा की जाएगी तो जो त वर्ग के जितने भी वर्ण है उनका उच्चारण होगा। और इसके में भी अल्पप्राण और महाप्राण, सघोष, अघोष वंश का क्रम सेम ही रहेगा, अर्थात त, द और न ये अल्पप्राण होंगे, थ और ध ये महाप्राण होंगे। और ठीक पहला और दूसरा अघोष होगा, अर्थात त, थ अघोष होगा, द, ध, न ये तीनों सघोष होगा। अब हम अगला वर्ग देखते हैं।
ये जो है वो स्पर्श व्यंजन का पांचवा वर्ग है पवल। इसका जो उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, अर्थात जब हम ओष्ठ ओष्ठ से जब उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे, तभी मतलब अगर हम प वर्ग का उच्चारण करेंगे तो ये ओष्ठ से होकर, ओष्ठ की सहायता से इसका उच्चारण होगा। और इसमें भी अल्पप्राण महाप्राण की जो क्रम होगा वो सेम ही होगा, अर्थात प, ब और म ये अल्पप्राण होंगे, फ और भ ये महाप्राण होंगे। और थी प और फ अघोष होगा, और ब भ म ये सघोष वर्ण होंगे। अब हम अगला देखते हैं अंतस्थ व्यंजन में या स्पर्श व्यंजन में जो जो भी हमें समझना था वो यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम स्पर्श व्यंजन का अध्ययन करेंगे। तो हमने पहले ही देख लिया था जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 4 होती है, और ये जो चारों हैं वो है य, र, ल और व। ये चारों हमारे अंतस्थ व्यंजन है। अब हमें इसमें देखना है कि सबके उच्चारण स्थान क्या क्या है। तो इसका जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। य का उच्चारण स्थान तालु, वहीं र का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ल का उच्चारण स्थान दंत और व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। इसको हम उच्चारण के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे जब हम य का उच्चारण करते हैं, उच्चारण स्थान, जब हम य का उच्चारण स्थान करते हैं तो हम देखते हैं य जब बोलना है तो जो हमारी जिह्वा है वो हमारे तालु में जाकर चिपक गई य, अर्थात जो हमारा ऊपर तालु है उसमें हमारी जिह्वा जाकर स्पर्श करिए, तब हमारे जो हम ध्वनि निकालना है वो य निकल के आ रहा है। र हम र बोलते हैं तो मूर्धा के पास, ल बोले तो दंत के पास, और व बोले तो दांत और ओष्ठ दोनों का कार्य। तो वह जो जीवा हुई वो दंत में स्पर्श हुआ, और वह का भी और हमारे ओष्ठ का भी प्रयोग हुआ, तब जाकर वह निकला। अर्थात इनका जो उच्चारण स्थान वो हो गया य का तालु, र का मूर्धा, ल का दंत, व का दंतोष्ठ। अब हम वायु निकालने के आधार पे अर्थात महाप्राण और अल्पप्राण में देखें तो वायु उत्सर्जन के आधार पर इन वर्णों को देखें तो हमने देखा था कि वायु उत्सर्जन के आधार पर संपूर्ण वर्णों को दो भागों में बांटा गया था, पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण। लेकिन ये जो चारों वर्ण है य, र, ल, व, ये सब अल्पप्राण है, ये सब अल्पप्राण है। अर्थात इन चारों के उच्चारण में हमें जब उच्चारण करते हैं तो कम वायु का उत्सर्जन होता है। इस तरह से ये चारों जो है वो अल्पप्राण है। अब ध्वनि में झंकार के आधार पर देखिए, तो झंकार के आधार पे हमने देखा था कि जो वर्णों के जो प्रकार है वो दो है, एक सघोष वर्ण, दूसरा अघोष वर्ण। और ये जो य, र, ल और व, ये जो चारों है वो चारों के चारों सघोष वर्ण है, अर्थात जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो झंकार उत्पन्न होता है। ये चारों सघोष वर्ण है। ये चारों सघोष वर्ण होते हैं। इस तरह हमने देख लिया कि वायु सर्जन के आधार पे ये चारों की एक ही प्रकृति है, अर्थात अल्पप्राण है, और झंकार उत्पन्न करने के आधार पे भी चारों की एक ही प्रकृति है, वो सघोष है। और ये जो र होता है उसको लुंठित वर्ण कहते हैं। इसका एक अलग नाम भी है, लुंठित वर्ण। लुंठित वर्ण, इसको लुंठित वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम र का उच्चारण करें र, तो हमारा जो जिह्वा होती है वो मुड़ जाती है। र एक जब र का उच्चारण होता है तो ये हमारी जो जिह्वा ऐसे मुड़ के ऐसे ऐसे मुड़ती है, तब जाकर उसका उच्चारण हमें निकल के आता है र र र, जब मुड़ा तब, इसलिए इसको लुंठित वर्ण भी कहा जाता है। और वहीं ल को पार्श्व वर्ण कहा जाता है। पार्श्व अर्थात जब ल का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा होती है वो पीछे की ओर जाती है, ये जो ल को पार्श्व वर्ण कहा जाता है। तो हमने अंतस्थ व्यंजन की प्रकृति को जाना, इसमें क्या क्या होते हैं ये सब हम जान लिया। अब हम उस व्यंजन का बारे में पढ़ेंगे।
यहाँ जो लिखे गए चारों वर्ण है, तीनों स और ह, ये चारों उस व्यंजन, अर्थात जब हम इन चारों का उच्चारण करते हैं तो उष्मा निकल के आती है। अब इन चारों का हम उच्चारण स्थान देखते हैं। हम जानते हैं कि जब ऐसे स लिखा हो तो उसको हम इसको पढ़ते ही है तलव्य सा, अर्थात इसका जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। इसको भी हम पढ़ते हैं मूर्धन्य स, अर्थात इसका जो उच्चारण स्थान है मूर्धा है। और इसको हम पढ़ते हैं दंत स, ये इसका जो उच्चारण स्थान दंत है, और ह का उच्चारण स्थान कंठ है। ये तो इन चारों के उच्चारण स्थान हो गए। अब हम वायु उत्सर्जन के आधार पे देखें तो हमने देखा था कि दो प्रकार के वर्ण वर्ण हो रहे थे, एक महाप्राण एक अल्पप्राण। तो वायु उत्सर्जन के आधार पे ये चारों महाप्राण है। महाप्राण। वायु उत्सर्जन के आधार पे ये चारों महाप्राण, और याद करना भी आसान है। अंतस्थ व्यंजन में जो चारों वर्ण है वो वायु उत्सर्जन के आधार पे अल्प प्राण हो जाते हैं, तो हम आराम से बता सकते हैं कि वो चारों अल्प प्राण है। ये चारों महाप्राण हो सकते हैं। तो कुछ याद करने, बस थोड़ा सा एक माइंड लगा के एक ट्रिक से याद कर लेना कि जो भी अंतस्थ व्यंजन है वो अल्प प्राण है, जो भी उष्म व्यंजन है वो महाप्राण है। लेकिन वायु उत्सर्जन के आधार पे हमने देखा था कि वो चारों सघोष थे, लेकिन यहाँ पे तीन अघोष हैं। तीनों स जो है वो अघोष वर्ण है। लेकिन जो चौथा ह है वो सघोष वर्ण है। इसको भी आसानी से हम याद कर सकते हैं कि अंतस्थ व्यंजन में जितने भी थे वो सघोष वर्ण थे, और उस व्यंजन का एक वर्ण जो है वो सघोष हो जाता है, और बाकी जो तीनों स है वो सघोष है। या फिर ऐसे भी याद कर सके कि अंत में जब जो पहला तो हमने याद कर लिया था ट्रिक से कि वन तीन चार पांच, लेकिन अब यहाँ पे हमें याद करना हो तो तीनों स छोड़ के बाकी जितने सारे हैं वो सघोष सघोष है, और बाकी तीनों स है वो अघोष है। और इसको अल्प प्राण महाप्राण का याद करना भी आसानी से याद करते हैं, वो चारों अल्प प्राण है और ये चारों महाप्राण है। से हमने व्यंजन के जो भी प्रकार थे उनके बारे में पढ़ लिया, उनका उच्चारण स्थान देख लिए, उनकी जिन जिन आधारों पे हमें प्रकृति देखना था हमने वो भी देख लिया। अब हम संयुक्त व्यंजनों का संयुक्ताक्षर का अध्ययन करेंगे। अब ये जो चारों जो संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्ताक्षर की संख्या चार होती है। वो चारों है छ त्र ज्ञ स्र। इससे हमें ये देख के ही इसका नाम है संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण। अर्थात जब संयुक्त व्यंजन अर्थात दो व्यंजन जब मिलते होंगे, दो अक्षर जब मिलते होंगे तो इन व्यंजनों का निर्माण होता होगा। तो जो छ है वो आधा क और पूरा मूर्धन्य ष, इन दोनों का जब मेल होता है तो छ बनता है। आधा त और पूरा र, ये जब मिलता है तो त्र बनता है। वैसे ही आधा च प्लस इय, इन दोनों का जब मेल होता है तो ज्ञ बनता है। और आधा त्लाबेश और र, ये जब मिलते हैं तो स्र बनता है। इसका हमें उच्चारण स्थान नहीं मिलता है कि इसका इनके उच्चारण स्थान क्या है, लेकिन इनमें ये हमें संयुक्त व्यंजनों में हमें ये जानना होता है कि कौन कौन से वर्ण मिलके इन संयुक्त व्यंजनों का निर्माण करते हैं। जिसमें हम देख रहे हैं आधा क और मूर्धन्य स मिल रहा है तो छ बन रहा है, आधा त और र मिल रहा है त्र बन रहा है, आधा ज और य मिल रहा है तो ज्ञ बन रहा है, और आधा तलाबिस और र मिल रहा है तो स्र बन रहा है। अब आगे हमें उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में जानना है। यहाँ जो है वो दो विशेष वर्ण है, अर्थात ये हम देख रहे हैं कि ये इनकी संख्या तो दो ही है लेकिन इनके नाम बहुत सारे हैं। इसको हम उत्क्षिप्त वर्ण के भी नाम से उत्क्षिप्त व्यंजन के भी नाम से जानते हैं, उत्सृप्त व्यंजन के भी नाम से जानते हैं, विशेष व्यंजन के भी नाम से जानते हैं, अतिरिक्त व्यंजन के नाम से भी जानते हैं, और गौड़ व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। अर्थात इन दो वर्णों को 5 नामों से जाना जाता है: उत्क्षिप्त, उत्सृप्त, विशेष, अतिरिक्त और गौड़, और बस संख्या इनकी दो ही है। इसको अतिरिक्त व्यंजन में इसलिए रख दिया था क्योंकि इन व्यंजनों के उपयोग से कोई भी नया शब्द नहीं बनता। इसका उपयोग हम किसी भी शब्द के मध्य में कर लेंगे या अंत में कर लेंगे, लेकिन इन व्यंजनों की शुरुआत से कोई वर्ण नहीं बनेगा। अर्थात जैसे कि कबूतर, ये क से बना,
मध्य म से बना, अर्थात और जितने भी व्यंजन है ना उन सबसे हम एक नया, उन सब की शुरुआत से एक नया शब्द की शुरुआत कर सकते हैं, एक नया शब्द बना सकते हैं। लेकिन इन दोनों से किसी भी नए शब्द नहीं बनता है। इसका प्रयोग हम शब्दों के मध्य में या शब्दों के अंत में कर सकते हैं, अर्थात ये दोनों, इसलिए इनको एक अलग श्रेणी में रखा गया है और इनके नाम भी कई सारे हैं। और जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा जो जीवा है वो झट से ऊपर जाती है, र झट से ऊपर जा रही है, ढ झट से ऊपर जा रही है। तो इन दोनों का जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीवा होती है वो झट से ऊपर चली जाती है। अब व्यंजनों के बारे में कुछ ये थोड़े से फैक्ट हैं जो हमें जानना होता है। पंचमाक्षर, जब जब हमने देखा था कि स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग हो रहे थे, इन पांचों वर्गों के जो अंतिम व्यंजन उनको पंचमाक्षर कहा जाता है, अर्थात अंग, इ, र, न और म। पांचों वर्गों के कवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, इन 5 वर्ग हो रहे थे। इसका क्रम उल्टा है, इधर उधर है। तो इस तरह देख रहे थे 5 वर्ग और था, 5 वर्गों का जो अंतिम व्यंजन हो रहा है उनको हम पंचमाक्षर कहते हैं। सगोस वर्ण की संख्या है वो 20 है, क्योंकि हम देख रहे थे कि तीसरा, चौथा और पांचवा ये सगोस वर्ण हो रहे थे, तो 15 उधर हो गए, स्पर्श व्यंजन में 15 हो गए, और 4 अंतस्थ व्यंजन में हो गए, और 1 ह उस व्यंजन में हो गए, अर्थात 15 5 20 हो गए। और अघोष वर्ण की संख्या 13 हो गई, 10 उसमें और तीनों स। ठीक उसी प्रकार महाप्राण की संख्या हम देख रहे थे, उसमें 10 हो रही थी और इसमें 4, 14 महाप्राण हो गए, और ये हो गया 19 हमारा अल्पप्राण। इस तरह से इन चारों की संख्या, और एक हल आता है, हल ये हल का चिन्ह है, चिन्ह ही है इसका, और इसका प्रयोग व्यंजन के नीचे ही करते हैं। और जब इसका प्रयोग होता है तो हमें यह दर्शाता है कि जो व्यंजन है उसमें स्वर्ण वर्ण नहीं है, अर्थात वो जैसे क बोलते हैं तो ये पूरा मिलके क हो जा रहा है ना, क के साथ अ भी आ रहा है, लेकिन वही जब ऐसे रहेगा, अर्थात इसके साथ अ नहीं है, अर्थात इसके साथ अस्वर नहीं है। इस तरह से वर्ण विचार के जो व्यंजन एक पार्ट था उसके अंतर्गत जो भी टॉपिक्स हमें पढ़ने के लिए मिलता है, मतलब आता है पढ़ने के लिए, उन सबका अध्ययन हमने कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हिंदी व्याकरण के 3 शाखाएं थी, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। हमने वर्ण विचार का संपूर्ण अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद।